तो ये क्वेश्चन करते हैं, 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल इंटेंसिटी हैव फेज एंगल्स, है ना, 0, π/3, 2π/3 एंड पाई। इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम है सबका, और इक्वल इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड सेम है सबका। ठीक, तो क्या पूछा है, व्हेन दे आर सुपरपोज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज ni0। n की वैल्यू पूछी। अच्छा, जिस तरह से अपन SHM को ऐड करते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करते थे, उसी तरह से हार्मोनिक वेव्स को भी ऐड करेंगे, है ना। वेव्स को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करके वेक्टर एडिशन कर लेंगे बेसिकली। तो ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन क्या अपन लिखते हैं, W जो है ट्रैवलिंग वेव, W वेव के लिए लिखा है यहाँ पे A, मैं यहाँ पे इसको cos ओमेगा t माइनस kx इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओमेगा t पहले लिख रहे हैं और kx बाद में, है ना। ये अभी एविडेंट हो जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये वेव जो है वो क्या हो जाएंगी, यदि वेव 1 को अपन लिखें, एम्पलीट्यूड cos ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा t माइनस kx प्लस 0। सेकेंड वेव क्या है, ओमेगा t माइनस kx प्लस π/3। थर्ड वेव a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस 2π/3, और ये वेव 4 हो गई। अच्छा, अब अपन चारों वेव्स को जब एडअप करेंगे तो वो चारों वेव्स का प्रेजेंस जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा तो ये माइनस kx वाली टर्म है, ये चारों वेव्स की एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यदि तो x, अच्छा, और x जो है वो हम आर्बिट्ररीली कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। यदि ओरिजिन हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू 0, तब तो ये टर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और यदि कोई नॉन जीरो x की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ बेसिकली क्या आ जाएगा, कोई एक टर्म आ जाएगी, फाई की टर्म आ जाएगी, और ये फाई जो है वो सेम रहेगा चारों वेव्स के लिए। ये फाई सेम रहेगा क्योंकि अपन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चारों वेव्स को ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो x की यदि कोई नॉन जीरो वैल्यू भी रखते हैं तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दो वेव्स के कंपैरिजन में फेज डिफरेंस है वो रेलेवेंट है। ठीक है, एब्सोल्यूट फेज तो रेलेवेंट है नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो वेव्स को यदि हम इस ओरिएंटेशन में लें, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो ये आएगा, है ना। सपोज इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस वेव का इनिशियल फेज जो है वो 0, और इस वाली वेव का इनिशियल फेज अपन ने इस वाले केस में π/2 ले रखा है। ठीक है, अब दोनों वेव्स को यदि हम सेम फेज से रोटेट कर दें, ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये वाली जो वेव है इसको यहाँ पहुंचा दें तो ये दूसरी वाली वेव जो है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी, है ना। दोनों ही वेव को हमने चेंज कर दिया, इस वाली वेव को फाई से शिफ्ट कर दिया और इस वाली वेव को भी हमने फाई से शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो इनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो तो सेम ही रहेगा, और इस वाले केस में भी जो नेट रिजल्टेंट है वो √2a आएगा, है ना। ये तो क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये फाई यहाँ पे यदि x नॉन जीरो पोजीशन भी हम लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपन इस फाई को 0 ही ले लेते हैं, है ना, हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। उसको अभी वेक्टोरियली डिपिक्ट करेंगे तो हमको डिपिक्ट करना इजी हो जाएगा, तो इस फाई को अपन 0 मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इन चारों वेव्स को अब हम वेक्टोरियली डिपिक्ट कर लेते हैं, है ना, जैसे SHM के केस में भी करते थे। तो ये इनके एम्पलीट्यूड का x और y कंपोनेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पहली वेव फेज इनिशियल 0 है, इसको यहाँ डिपिक्ट कर देते हैं, ये W1 हो गई। सेकेंड वेव π/3, ये सेकेंड वेव हो गई। ठीक है, ये π/3 है। थर्ड वेव 2π/3, ये थर्ड वेव हो गई, और ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल, ये 2π/3 हो गया, ठीक है। ये 2π/3 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, π/6 हो गया, ठीक है, 30 डिग्रीज हो गया। और चौथी वेव जो है वो पाई है, ये फोर्थ वेव हो गई, ठीक है। तो अब जो इनका रिजल्टेंट है ये फोर्थ वेव को लिख लेते हैं। फोर्थ वेव, इनका रिजल्टेंट है उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ए रिजल्टेंट, एक्स कॉम्पोनेंट ऐड कर लेते हैं। तो W1 जो है वो तो पूरा ए का ए है ना, सारा ही एक्स डायरेक्शन में है। फिर W2 का कितना कॉम्पोनेंट ये होगा, कंट्रीब्यूट एक्स डायरेक्शन में, ए cos π/3, ठीक है। W3 का कितना होगा, ये चूंकि ये कंपोनेंट यहाँ पे पड़ेगा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस लिख रहे हैं अपन, माइनस साइन π/6, है ना, ए साइन π/6, और ये तो ये माइनस ए है, जो पूरा ही अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ए। तो एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ए cos π/3 और ए साइन π/6 सेम ही हो गए, है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गए सारे। अब वाई कंपोनेंट देखते हैं, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो W1 का वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, 0, प्लस W2 का ए, तो हो गया ए साइन π/3, ठीक है। इसका क्या होगा, W3 का प्लस ए cos π/6, और W4 का 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √3/2a प्लस √3/2a, तो ये √3a हो गया, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये केवल y कंपोनेंट आ रहा है इसका, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो y कंपोनेंट कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो हमको तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है। अब यही एम्पलीट्यूड जो है, ये √3a का एम्पलीट्यूड आया है, ये रिजल्टेंट ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, ये रोटेट करता रहेगा, और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो ए रिजल्टेंट जो है वो क्या आ गया, ए रिजल्टेंट AR(x²) प्लस AR(y²), तो √3a ही आ गया, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इंटेंसिटी जो है किसी भी वेव की, वो अपने को मालूम है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल वेव्स थी उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी जो है I0 है, ठीक है। तो I0 जो है वो प्रोपोर्शनल टू a², जो इंडिविजुअल 4 वेव जो अपन ने लिखी थी, है ना, ये हो गई। और इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो कि, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये हो गई 3a², ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज NI0। तो इन दोनों इक्वेशन से अपने पास में क्या आ गया, IR/I0 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो IR इज इक्वल टू 3I0, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर